Hello students and all the viewers. Welcome to the my educational channel. आज के वीडियो में हम क्लास 11th का फिजिक्स के साथ साथ क्लास 12 के फिजिक्स दोनों के एक कॉमन टॉपिक वेक्टर्स लेकर आए हैं। वेक्टर्स के टॉपिक इन दोनों ही क्लास के फिजिक्स के अंडर एक्सटेंसिवली यूज होते हैं, तो आप वेक्टर्स के टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लें ताकि आपको बहुत सारे चैप्टर्स के अंडर जब वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट यूज होंगे तो आपको किसी भी तरह की कठिनाई टॉपिक्स को समझने में नहीं होगी। इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप वेक्टर्स के सारे लेक्चर्स को अच्छे से बिना स्किप करके देखें और आप एक बेहतर नोट तैयार कर सकें। और साथ ही साथ लेक्चर्स के अंडर मैं जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से ज़रूर सॉल्व करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो वेक्टर्स के टॉपिक्स में सबसे पहले हम क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे। क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी किसी भी चीज़ को अगर हम मेजर करते हैं तो मेजर करने के बाद हम उसके वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं यानी कि अगर हम उसके वैल्यू को बता पाते हैं तो यही जो हम उसके वैल्यू को बता पाते हैं यह क्वांटिटी होता है। तो क्वांटिटी को हम लोग एक्सटेंट ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम मेजर करते हैं तो उसके एक्सटेंट मतलब उसके वैल्यू को हम क्वांटिटी कहते हैं। तो क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे एक्सटेंट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स के लिए अगर हम किसी भी बॉडी के मास को मेजर करते हैं तो हम उसको मेजर करने के बाद इस मास के वैल्यू को बता पाते हैं हाउ मच, जैसे कि 2 kg। तो इस मास का एक्सटेंट 2 kg हो सकता है, 5 kg हो सकता है। मतलब यहाँ पर किसी भी बॉडी के मास को अगर हम मेजर करते हैं तो उस मेजरमेंट को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं कि कितना है, जैसे 2 kg हो सकता है, 10 kg हो सकता है, तो यहाँ पर मास एक क्वांटिटी है। उसी तरह से अगर हम किसी फूड के बारे में बात करें कि यह इसका टेस्ट कैसा है, तो किसी भी फूड का टेस्ट को हम लोग मेजर कर सकते हैं और उसके बता सकते हैं कि यह एक स्वीट फूड है। और स्वीट में भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्वीट होगा या लाइट स्वीट होगा, मतलब हल्का स्वीट होगा। तो किसी भी फूड का टेस्ट यह भी एक क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करके बता सकते हैं कि इसका स्वीट टेस्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्वीट हो सकता है या बहुत ही कम स्वीट हो सकता है। तो इसके अलग अलग स्वीटनेस को हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी फूड का स्वीटनेस भी एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सिंपली एक्सटेंट ऑफ मेजरमेंट क्वांटिटी। अब क्वांटिटी को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, कुछ क्वांटिटी एक कैटेगरी में रखा गया है जिसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और बाकी जो बचे हुए क्वांटिटी है उसे दूसरी कैटेगरी में रखा गया है जो डिफाइंड तो नहीं है बट उसे हम केमिकल क्वांटिटी के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी किसी भी बॉडी का या किसी भी सिस्टम का एक प्रॉपर्टी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी किसी भी बॉडी का या किसी भी मटेरियल का या किसी सिस्टम का एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, और मेजर करने के बाद इस मेजरमेंट के वैल्यू को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक सूटेबल यूनिट के साथ। तो इस तरह के जितने भी क्वांटिटी होते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी किसी भी मटेरियल या किसी भी सिस्टम का प्रॉपर्टी होता है, और यह एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, और मेजर करने के बाद हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एक नंबर और एक अप्रोप्रिएट यूनिट के थ्रू। इस तरह के जितने भी क्वांटिटी होंगे किसी भी मटेरियल का वह फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है,
property of material, property of material or system which can be measured and मेजर करने के बाद हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड एक्सप्रेस इट बाय ए नंबर along with a unit, n unit। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, यह एग्जाम्पल है मास ऑफ ए ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर मास ऑफ ए ब्लॉक अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 5 kg, तो 5 यहाँ पर क्या है, नंबर है, और किलोग्राम क्या है, यह यूनिट है। तो मास ऑफ ए ब्लॉक, इसे हम मास किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है जिसे हम मेजर करते हैं, और मेजर करने के बाद कुछ इस तरह से हम इसके एक्सप्रेस कर सकते हैं जिसमें एक नंबर होगा और एक यूनिट होगा। तो इस तरह से मास एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। मास सिर्फ ब्लॉक का ही नहीं होता है, मास ऑफ ए बस या व्हीकल इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1000 kg। व्हीकल का भी मास हो सकता है, हमारा आपका सबका मास होता है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, और मेजर करने के बाद हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एक नंबर और एक सुटेबल यूनिट के साथ। तो मास फिजिकल क्वांटिटी का एक एग्जांपल है। ठीक है, मास के साथ साथ और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे टाइम हो गया। ठीक है, टाइम के साथ टेम्परेचर हो गया। तो ढेरों सारे फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर आपको अपने आसपास दिखेंगे। बेसिकली देखा जाए तो फिजिक्स में जितने भी हम लोग क्वांटिटी को स्टडी करेंगे, ये सारे क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी के अंडर आते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिसे हम मेजर तो कर सकते हैं, बट इसे एक्सप्रेस करने के लिए हमें नंबर या किसी भी तरह के यूनिट का ज़रूरत नहीं होता है, और इस तरह के क्वांटिटी को हम एक दूसरे कैटेगरी केमिकल क्वांटिटी के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, जैसे टेस्ट ऑफ ए फूड। तो टेस्ट ऑफ ए फूड को हम लोग या तो स्वीट कहेंगे या बिटर कहेंगे, या कि कोई और तरह का टेस्ट हो सकता है। तो स्वीटनेस भी टेस्ट का एक टाइप है। ठीक है, मतलब किसी भी फूड का टेस्ट हो सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ का, जैसे और भी अगर हम कुछ चीज़ जिसको हम खा सकते हैं उसका हम टेस्ट बता सकते हैं। अब स्वीट, इसे एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास किसी भी तरह का कोई नंबर नहीं होता है और कोई यूनिट नहीं होता है। जस्ट हम बता सकते हैं कि यह बहुत ही ज़्यादा स्वीट है या यह बहुत ही लाइट स्वीट है। तो इसे हम एक नंबर और एक यूनिट इस तरह के वैल्यू से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो टेस्ट या केमिकल क्वांटिटी के अंदर आएगा। उसी तरह से ऑर्डर, ठीक है, कलर, ये सारे क्वांटिटी केमिकल क्वांटिटी के अंडर आता है, और इसका ज़्यादातर यूज़ आप केमिस्ट्री में होता हुआ देख पाएंगे। टेस्ट, कलर, ऑर्डर, ये सब केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए इस तरह की क्वांटिटी को हम केमिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। बट यहाँ पर फिजिक्स में हम जितने भी क्वांटिटीज़ को स्टडी करेंगे, ये सारे क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा एक नंबर और एक सुटेबल यूनिट का ज़रूरत होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसी भी तरह के फिजिकल क्वांटिटी हो। अब हम वेक्टर्स पे आते हैं। तो वेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटी ही वेक्टर होते हैं। मतलब वेक्टर होने के लिए सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है तो वह फिजिकल क्वांटिटी ही होना चाहिए। दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज ही वेक्टर होगा।
और अगर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर नहीं होगा तो वह स्केलर होगा, ठीक है, जिसे हम बाद में अभी डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले वेक्टर्स होने के लिए फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, वो क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो उसके लिए कुछ डिफाइंड किया गया है टर्म कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर तभी होगा जब उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन होगा और वेक्टर के वो कुछ एडिशंस लॉ होते हैं, उसे फॉलो करना होगा, ठीक है। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी having magnitude sense of direction, जिसे हम अभी समझेंगे, सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड फॉलो लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। ये 3 यहाँ पर कंडीशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए वेक्टर होने का कंडीशन है कि उसके पास एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसके पास एक सेंस ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए और सबसे ज़रूरी बात कि यह वेक्टर के एडिशन लॉ को फॉलो करना पड़ता है इसे, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशंस अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी फुलफिल करता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर फुलफिल करता है तो यह वेक्टर्स के कैटेगरी में आता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल फोर्स, ठीक है। तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है और यह फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, क्योंकि इसके पास एक मैग्नीट्यूड होता है, इसे हम अप्लाई करते हैं तो एक डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं और यह वेक्टर के एडिशन लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। जैसे 10 न्यूटन फोर्स एक्ट डाउनवर्ड। तो अगर हम इस तरह से कहते हैं कि एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और यह एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस तरह से फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स के साथ साथ हमारे पास बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी जो कि वेक्टर्स के कैटेगरी में आते हैं। इसमें से कुछ आप जानते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के साथ साथ आप डिस्प्लेसमेंट, उसके अलावा टॉर्क है, मोमेंट है, टॉर्क है, मोमेंट है, ठीक है। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो कि आप मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर्स के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में ज्यों हम आगे के चैप्टर्स को स्टडी करेंगे वहाँ पे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी से आप अवेयर होंगे, वहाँ पर आपको खुद पता चल जाएगा कि यह फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर्स के अंडर आते हैं या वेक्टर्स के अंडर नहीं आते हैं, ठीक है। अब जो भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें इन तीनों कंडीशंस में कोई भी एक मिसिंग होगा तो वह फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होंगे, ठीक है। मगर कहने का मतलब अगर उसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वेक्टर्स के एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है तो वह स्केलर हो जाएगा, या सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तब भी वह स्केलर होगा, ठीक है। तो स्केलर मतलब जो क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। वेक्टर होने के लिए ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है कि यह 2 कंडीशन नहीं, यह तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली एक साथ किसी भी क्वांटिटी के पास होना चाहिए, तभी यह वेक्टर होंगे। और इन तीनों कंडीशन में से अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कोई एक या एक से अधिक कंडीशंस फॉलो नहीं करता है तो वह स्केलर होगा, ठीक है, स्केलर, जो कि वेक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल स्केलर के जैसे मास, फिर टाइम। मास, किसी भी बॉडी का मास 2 kg, अब यह किसी डायरेक्शन में तो नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह से टाइम 2 आवर, यह भी किसी डायरेक्शन में नहीं होता है, ठीक है। तो मास, टाइम, स्पीड, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेंगे जो कि स्केलर के अंडर आते हैं, ठीक है। तो यह तो हो गया आपका
वेक्टर्स के बेसिक डेफिनेशन और एग्जांपल्स। अब वेक्टर्स का मेन जो टॉपिक है वो अब स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, कि वेक्टर्स को हमें स्टडी करना है तो हमें इसे लिखना होगा। तो वेक्टर्स को लिखने का तरीका, वेक्टर्स को पढ़ने का तरीका सारे एक परफेक्ट रूल्स के थ्रू बताए गए हैं। तो इन रूल्स को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से, ठीक है। वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, इसे समझते हैं। तो आपको याद रखना है कि वेक्टर्स को हमेशा डिनोट किया जाता है एक डायग्राम से, और उस डायग्राम का नाम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। अब यह डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो यह जो आपको फिगर में दिख रहा है, यह जो आपको फिगर में दिख रहा है यह डायरेक्टेड लाइन है, ठीक है। यह डायरेक्टेड लाइन है। डायरेक्टेड लाइन मतलब एक ऐसा लाइन जो एंडलेस एक्सटेंड करता है किसी एक डायरेक्शन में। जैसे यह यहाँ पर हमने डॉट से स्टार्ट किया, मतलब इस लाइन का एक्सटेंशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यह एरो शो कर रहा है कि यह इस डायरेक्शन में एक्सटेंड, मतलब यह फैलता चला जाएगा। कहाँ तक, इसका आंसर नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो यह डायरेक्टेड लाइन होगा। अब अगर हम इसमें किसी दो पॉइंट पर कट लगाते हैं, जैसे यहाँ पर ए बी, और इसे हम अलग जगह पे लिखते हैं, ठीक है, तो जानते हैं यह एक लाइन सेगमेंट हो गया जो कि इस डायरेक्टेड लाइन का एक पोर्शन है। अब इस लाइन सेगमेंट में अगर हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन में ही इसमें एरो हेड लगा देते हैं किसी एक एंड पे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर इस लाइन सेगमेंट ए बी को लिया और बी पे एक एरो हेड लगा दिया, तो यह अब कहलाएगा एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब यह डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है, यह डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहलाएगा। और वेक्टर्स को डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मतलब एक लाइन सेगमेंट जिसका एक डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन होगा, जैसे यहाँ पर हमने एरो हेड लगाया है बी पर, तो इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन ए से बी की ओर होगा। कहने का मतलब इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जिसका लेंथ ए बी है, जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू है, और यह जनरेट हुआ है एक्सटेंशन से, मतलब फैलने से, और इसका फैलाव का डायरेक्शन ए से स्टार्ट हुआ था, ए से स्टार्ट हुआ था और यह ए से फैलता हुआ बी के डायरेक्शन में फैलता हुआ पहुंच गया बी तक, पॉइंट बी तक। इसके बाद इसका एक्सटेंशन यहाँ पर जाकर स्टॉप हो गया, ठीक है। इसलिए इसे हम लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोलते हैं। मतलब किसी एक पॉइंट से यह एक्सटेंड कर रहा है और किसी एक पॉइंट पे जाके इसका एक्सटेंशन एंड हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से ही हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह से, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लेते हैं पी क्यू और यहाँ पे एरो हेड लगाते हैं क्यू पर, ठीक है, तो यह एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है पी क्यू। अब इसे हम एक वेक्टर कहेंगे। तो जहाँ पर जिस पॉइंट पर एरो हेड नहीं लगा हुआ है, मतलब जहाँ पर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का एक्सटेंशन स्टार्ट हुआ है, जिस पॉइंट से, यह पॉइंट यहाँ पर पी है और इसे इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पर एरो हेड होता है जिस पॉइंट पे, उसे वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर Q इस पॉइंट पे यहाँ पर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में एरो हेड लगाया गया है, तो यह वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट कहलाएगा, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है।
अब कोई भी वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट P है, टर्मिनल पॉइंट Q है, इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है। यानी कि वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट P एंड टर्मिनल पॉइंट Q, ठीक है। इसको लिखा जाता है, सबसे पहले हम इनिशियल पॉइंट का नाम लिखेंगे P, उसके जस्ट बाद हम टर्मिनल पॉइंट का नाम लिखेंगे Q, और इसके ऊपर हम एक एरो लगाएंगे, इसके ऊपर हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर, ठीक है। तो यह वेक्टर PQ, इस वेक्टर का नाम हो गया वेक्टर PQ, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर का जब हम दो लेटर से नेम लिखते हैं, जो पहला लेटर होता है वह वेक्टर का इनिशियल पॉइंट होता है, और जो दूसरा लेटर होता है वह वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस तरह से इस डायग्राम में इस वेक्टर का नाम वेक्टर PQ यहाँ पर होगा। अब कभी कभी हम इसके एक दूसरे नेम को लिखते हैं, तो वह स्मॉल लेटर से हो सकता है या किसी कैपिटल लेटर सिंगल लेटर से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वेक्टर का ओरिजिनल नेम वेक्टर PQ होगा। इसके दो और नाम हैं, एक वेक्टर A है और वेक्टर A है। ये स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन हर हालत में जब भी वेक्टर के नेम को रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं रिटर्न फॉर्म में, तो उसके ऊपर जो एरो लगाते हैं वो हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर PQ का एक नाम वेक्टर A या वेक्टर A, ठीक है। इस तरह से इसका यहाँ पर नेम को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। और डायग्राम हमेशा वेक्टर का जब भी डायग्रामेटिक फॉर्म होगा तो वह एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगा, ये आपको याद रखना है। जब भी वेक्टर के दो लेटर फॉर्म में लिखते हैं तो आपको याद रखना है कि दोनों ही लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए। जो फर्स्ट लेटर होता है वो वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड लेटर जो होता है वह वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यह डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो कि लाइन सेगमेंट PQ से बना हुआ है, तो इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होगा, ठीक है, यह इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाता है। किसी भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का लेंथ जो कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, उसका लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर PQ, इसका सिंबल होता है PQ, वेक्टर नेम लिखेंगे और इसे मॉडुलस के अंदर लिखेंगे। जब भी वेक्टर के नाम को हम मॉडुलस के अंदर लिखते हैं तो वह वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यह इस लाइन सेगमेंट के लेंथ के इक्वल होता है। तो आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे एरो हेड को मिटा दें, तो एरो हेड को मिटा देने पर हमारे पास जस्ट एक लाइन सेगमेंट PQ नज़र आ रहा है। तो यह PQ जो लाइन सेगमेंट है, यही तो इस वेक्टर का लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। चूँकि लाइन सेगमेंट का लेंथ इसी तरह से ज्योमेट्री में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट के लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। और हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेक्टर PQ का मैग्नीट्यूड जो कि PQ होता है, और चूंकि इसके दो और नाम यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो ऑल्सो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड A लिखेंगे सिर्फ, या वेक्टर A का मैग्नीट्यूड A लिखेंगे। तो यह भी यहाँ पर वेक्टर के नाम को अगर हम मॉडुलस के सिंबल के अंडर डाल के लिखते हैं तो यह वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड जानते हैं, जो वेक्टर का नाम है उसके ऊपर से एरो हटा देने पर जो यहाँ पर लेटर सामने नज़र आता है वह वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। अगर हम इस तरफ डायरेक्शन को ईस्ट एज्यूम करते हैं तो जानते हैं इधर हमारा डायरेक्शन वेस्ट होगा, ऊपर का डायरेक्शन हमें नॉर्थ होता है और नीचे का डायरेक्शन साउथ होता है, ठीक है।
तो ये हमने डायरेक्शन को यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि इस डायरेक्शन को हम ईस्ट लेंगे, इस डायरेक्शन को वेस्ट लेंगे, एबव हम नॉर्थ लेंगे और बिलो साउथ लेंगे। और हम इतने से यूनिट को, इतने से लेंथ को, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को हम मान लेते हैं 3 यूनिट्स। ठीक है, इस लेंथ को हम लोग 3 यूनिट्स मानते हैं। तो यहाँ पर अब हम कुछ वेक्टर्स को यहाँ पर डायग्राम के फॉर्म में लिखेंगे, उसके नाम को लिखेंगे, बाद में उसके मैग्नीट्यूड्स को बताएंगे, उसके डायरेक्शंस को बताएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे यह वेक्टर, ठीक है, तो हमारे सामने यह दिख रहा है कि एक वेक्टर है। इसके सारे डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ पे लिखते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले हम इसका नेम लिखते हैं। इसका नाम जानते हैं वेक्टर PQ, ओरिजिनल नेम होगा, और इसका एक दूसरा नाम है वेक्टर A। ठीक है, अब इसके डायरेक्शंस को लिखते हैं। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हम देख सकते हैं यह इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में हमारा ईस्ट है, तो इसे टुवार्ड्स ईस्ट लिख सकते हैं, टुवार्ड्स ईस्ट, या फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यह भी लिख सकते हैं। अब इसके मैग्नीट्यूड को लिखते हैं, एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर PQ का मॉड के अंदर यह सिंबल हो गया मैग्नीट्यूड का, जिसे हम PQ, सिर्फ PQ लिखेंगे। अब जानते हैं यह लेंथ, इस यूनिट, इस वेक्टर में इस तरह के 3 यूनिट यहाँ पर यूज़ किया गया है, और एक यूनिट का वैल्यू इस यहाँ पर 3 है। तो इस तरह से यहाँ पर इस लेंथ के यहाँ पर इस वेक्टर में 3 यूनिट यूज हुए हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 × 3, 9 यूनिट्स। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 9 यूनिट्स होगा। इसका चूँकि एक दूसरा नाम A है, तो ऑल्सो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड A = 9 यूनिट्स। ठीक है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 9 यूनिट्स यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर। जैसे इस बार हमने इस तरह का एक वेक्टर लिया है, ठीक है। अब इस वेक्टर का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो सबसे पहले हम इसके नेम को लिखते हैं, नेम। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट A है, टर्मिनल पॉइंट B है, तो इसका नाम वेक्टर AB होगा, और इसका एक दूसरा नाम यहाँ पर B दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके डायरेक्शंस को हम यहाँ पे लिखते हैं, डायरेक्शन हम देख सकते हैं ऊपर है, तो ऊपर हमें यहाँ पर हमने इस डायरेक्शन को नॉर्थ लिया है, तो इसे हम लिखेंगे टुवार्ड्स नॉर्थ, या फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर हम नॉर्थ बोलते हैं तो नीचे साउथ से नॉर्थ की ओर, मतलब फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यह भी लिख सकते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड के लिए जस्ट हम सिंबल यूज करते हैं, वेक्टर का नाम, और इसे मॉडुलस के अंदर लिखते हैं, तो यह अपने आप वेक्टर के मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। तो वेक्टर का मॉडुलस हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4। इस यूनिट के यहाँ पर 4 पीसेस इस वेक्टर में यूज हुए हैं, तो यहाँ पे 4 × 3 12 यूनिट्स। ठीक है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 12 यूनिट्स होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, आपको दिखाते हैं। यह दूसरे तरह का एग्जांपल है, ईस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर यह वेक्टर दिख रहा है, ये एग्जैक्टली ईस्ट डायरेक्शन में नहीं है, एग्जैक्टली नॉर्थ में नहीं है, बल्कि ईस्ट और नॉर्थ के बीच यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में यह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम इसके नाम को लिखते हैं, तो नाम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका नाम वेक्टर O है, मतलब इनिशियल पॉइंट O है, टर्मिनल पॉइंट A है, तो वेक्टर का नाम हो गया O है। अब इसका मैग्नीट्यूड को लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4,
इस लेंथ के यहाँ पर 4 यूनिट्स यूज हुए हैं, तो 4 × 3 मतलब 12 यूनिट्स। अब इसका डायरेक्शन लिखने के लिए सबसे पहले दिखाना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि यह किस डायरेक्शन के साथ किस ओर झुका हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह वेक्टर सबसे पहले ईस्ट के साथ 47 डिग्री से झुका हुआ है। तो 47 डिग्री यह नीचे भी हो सकता था इस तरह से, तो यह साउथ की ओर झुका होता, लेकिन चूंकि अब यह 47 डिग्री ईस्ट के साथ बना रहा है और यह ऊपर की ओर है, और 47 डिग्री अगर हम ईस्ट से ऊपर की ओर जाएंगे तो यह नॉर्थ की तरफ होगा। तो हमें सबसे पहले यह जिस डायरेक्शन की ईस्ट से जिस डायरेक्शन की ओर झुका हुआ है उस डायरेक्शन का नाम लिखना है एन। उसके बाद एंगल लिखना है 47 डिग्री, और यह एंगल यह किसके साथ बना रहा है, ईस्ट के साथ, तो उस डायरेक्शन का नाम लिख देना है यहाँ पे 47 डिग्री होगा ऑफ ईस्ट। ठीक है, यह इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। एक और हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर एक दूसरा वेक्टर लेते हैं 1 2 3 OR। ठीक है, तो यह अगर हम मान लेते हैं 45 डिग्री बनाता है। एक चीज़ और देख लें, अगर आप इधर से 47 डिग्री होगा तो इधर से इसका एंगल हो जाएगा आपका 43 डिग्री। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अगर हम इसके साथ देखेंगे तो यह किस ओर झुका हुआ है, ईस्ट के साथ, तो ईस्ट। अब यह कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, नॉर्थ के साथ, 43 डिग्री ऑफ नॉर्थ। तो या तो हम यह लिख सकते हैं या यह लिख सकते हैं। ठीक है, इस वेक्टर के साथ हम यहाँ पर देखते हैं क्या इसका नाम है, क्या डायरेक्शन है। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम वेक्टर OR होगा। इसका मैग्नीट्यूड 1 2 3 4 4 × 3 4 × 3 मतलब 12 यूनिट्स होगा। अब इसका डायरेक्शन हम जानते हैं यह 45 डिग्री है तो यह भी 45 डिग्री है, दोनों एंगल इक्वल है। तो इसका नाम हम सीधा जानते हैं, इधर ईस्ट है तो इधर वेस्ट होगा, तो वेस्ट। और यह मतलब यह किस और वेस्ट के साथ किस डायरेक्शन में झुका हुआ है, तो नॉर्थ की तरफ है, तो नॉर्थ किसके साथ झुका हुआ है, वेस्ट के साथ। अगर एंगल 45 डिग्री होगा तो इस केस में हम उस 45 डिग्री को नहीं लिखते हैं, सिर्फ 45 डिग्री के लिए हम इस तरह का नाम लिखेंगे, क्योंकि जानते हैं यह भी एंगल 45 होगा और यह भी 45 होगा, तो इसे हम नॉर्थ वेस्ट पढ़ते हैं। ठीक है, यह भी 45 होगा, तो इसके साथ यह डायरेक्शन जो झुका हुआ है नॉर्थ के साथ, यह वेस्ट नॉर्थ, तो नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ कुछ भी बोल सकते हैं दोनों में। ठीक है, तो यह इसका इस तरह से हम पूरा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने डायरेक्शन को एज्यूम कर लेते हैं, यह ईस्ट है, नॉर्थ होगा, इधर वेस्ट और इधर साउथ होगा। और यह जो लेंथ है यह, इसे हम एज्यूम कर लेते हैं 2 यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, यह मान लेते हैं m वेक्टर mn और इसका दूसरा नाम a, और यह मान लेते हैं फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। सबसे पहले जानते हैं यह जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है वह फोर्स है, तो इसे हम लिखेंगे फोर्स वेक्टर, ठीक है, फोर्स वेक्टर। और इसका नाम होगा, नाम दिख रहा है आपका वेक्टर mn और दूसरा नाम वेक्टर a। ठीक है, मैग्नीट्यूड mn, जो mn होगा, और 1 2 3 4 4 2 8। अब यहाँ पे यूनिट हम जानते हैं, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो यहाँ पे न्यूटन लिखेंगे। ठीक है, और डायरेक्शन
डायरेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, या फ्रॉम वेस्ट टू, अच्छा टुवर्ड्स ईस्ट है, सॉरी टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, या फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर अब फिजिकल क्वांटिटी को, एक खास फिजिकल क्वांटिटी लेकर उसके डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर लिखेंगे। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इस तरह का, ठीक है, और यह मान लेते हैं मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंटम, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे नेम, यह मोमेंटम वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर। अब इसका नेम, इसका नाम होगा, फिगर में दिख रहा है वेक्टर ON, ठीक है, वेक्टर ON। अब इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ON का मैग्नीट्यूड 1 2 3, 3 × 2 6। मोमेंटम का फार्मूला आप जानते हैं, P = mv होता है, और यह किलोग्राम और यह मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसका मैग्नीट्यूड 6 और यूनिट चूँकि फिजिकल क्वांटिटी है तो 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डायरेक्शन, डायरेक्शन देख रहे हैं यहाँ पर, यह साउथ के साथ झुका हुआ है 41 डिग्री, और टुवर्ड्स वेस्ट है, तो टुवर्ड्स ईस्ट है, तो ईस्ट। उसके बाद यह एंगल बना रहा है 41 डिग्री, किसके साथ, साउथ के साथ, तो E 41 डिग्री S, ठीक है। इसे पढ़ते हैं टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ 41 डिग्री ऑफ साउथ, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने पूरे लेक्चर को बिना स्किप करके देखा होगा, और आपको सारे फैक्ट्स आज के, जो कि मैंने एकदम बेसिक वेक्टर्स के फैक्ट्स को यहाँ पर बताया है, अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इन सारे टॉपिक्स के आज के लेक्चर में जो मैंने आपको बताया है, आज ही नोट्स बना लें। अगले लेक्चर में मैं वेक्टर्स के टाइप्स और भी बहुत कुछ आपको बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।